फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड आ चुके हैं हम एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी आप लोग के कमेंट के ऊपर ही वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एक फैब्रिक डिपार्टमेंट में, आप एक गारमेंट की इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और आप जॉब करने की सोच रहे हैं, ऑन द प्रोसेस हैं, आप डिग्री ले रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग जो भी कर रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और इसमें जॉब करिए, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। लेकिन आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो जो आज का वीडियो ये है कि एक आप जब कपड़ा पहनते हैं, वो फैब्रिक पहनते हैं, वो कैसे बनता है, उसकी कटिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसकी कटिंग क्या होती है। एक छोटा सा टेलर होता है, उसको किस तरीके से कट करता है वो आपने देखा होगा। लेकिन एक जब आप एक इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं, जो इंडस्ट्री का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, वो हम आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक गारमेंट की इंडस्ट्री में फैब्रिक डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, और इसमें कैरियर स्कोप कितना है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलिए, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जैसे ही एक गारमेंट इंडस्ट्री में, तो फैब्रिक की बात होती है, तो गारमेंट इंडस्ट्री में फैब्रिक का ही सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन फैब्रिक का यूज कैसे करते हैं, उसकी कटिंग कैसे होती है, जब वो आता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि हमारा जो ग्रे फैब्रिक होता है, जो डाइंग, प्रिंटिंग, सब कुछ जो होता है वो तो बाहर से होके आता है, ठीक है। लेकिन जो गारमेंट बनता है, जो स्टिचिंग होती है, जो कटिंग होता है, बाकी सब चीज़ें जो प्रोसीजर होता है, तो वो तो हमारे इंडस्ट्री में इन हाउस होता है। तो हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि आखिर उसके लिए जा रहे हैं आप एक गारमेंट इंडस्ट्री में, फैब्रिक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कटिंग में जा रहे हैं फैब्रिक में, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर उसका प्रोसीजर क्या होता है, कटिंग कैसे होती है, तभी तो पीस बनेगा ना उसका। तो जो सबसे मेन कहते हैं ना कि बैकबोन होता है, वो होता है कटिंग। पूरी स्ट्रेंथ ही एक गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है कपड़े के ऊपर ही तो टिकी हुई है ना। तो वो सबसे मेन चीज़ होता है कि उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करें जाके तभी आपको पता हो, आप एक जा रहे हैं तो आपको बेसिक प्रोसीजर तो पता होना चाहिए। विदाउट प्रैक्टिकल आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो चलिए, ये हो गई बहुत सारे डिटेल में डिस्कस। और सबसे पहली बात कि जब एक फैब्रिक जो होता है उसको कटिंग कैसे होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसमें कॉमर्शियली किस तरीके से कटिंग करते हैं, उसकी सप्लाई कैसे होती है। तो इस तरीके कॉमर्शियली में ये देखा जाता है कि फैब्रिक की जो कटिंग हो रही है वो ज़्यादा उसमें वेस्टेज ना हो, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा तो कमर्शियली फैब्रिक को काफ़ी नुकसान होगा, गारमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होगा। तो कमर्शियली भी ये देखा जाता है कि जब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं, ताकि जब वो स्टिचिंग के लिए जाता है, जब उसका एक प्रॉपर गारमेंट बनता है, तो सारा मेन क्या होता है, कटिंग। कटिंग में अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो ना आपका अच्छा पीस बनेगा, ना आपका मेजरमेंट अच्छे से आएगा, आपका जो कॉमर्शियली जो आपका नुकसान है, जो प्रॉफिट है, वो सब कुछ आपका चला जाएगा, आप लॉस में हो जाएंगे। तो इसलिए जो मेन होता है कि आपके फैब्रिक की, आपका जो भी गारमेंट है उसकी कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो आपने जब एक ऑर्डर लिया होगा, जब आपने उसकी बुकिंग की होगी, तो आपने एक एवरेज तो निकालते ही हैं कि भैया ये पीस है हमारा, इतने मीटर कपड़े में बनेगा। तो जब आप फिर भी एक दिमाग में रहता है कि इतने में हमने कॉस्टिंग तो इसकी कर ली कि भैया इतने मीटर में बनेगा, लेकिन जब हम उसकी कटिंग करते हैं, जब लेयर लगा करके, लेयर आप समझ रहे होंगे कि जब एक सिंगल पीस की कटिंग होती है तब तो चलो पीस कट गया, लेकिन एक गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक सिंगल पीस की कटिंग तो होगी नहीं, वहाँ हज़ारों लाखों पीसेस की कटिंग होती है। तो एक एक पीस तो वो कटिंग नहीं करेंगे, तो प्रॉपर उसकी लेयरिंग होती है, उसके प्रोसीजर होते हैं कि किस तरह से कटता है। वो वीडियो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम कॉस्टिंग करते हैं, जब फैब्रिक गारमेंट की कि हमारा 1 मीटर में कपड़ा बनेगा, तो जब उसकी कटिंग होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 1 मीटर से जो उसकी कंजम्पशन है वो 1 मीटर से कम ही हो, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कोशिश होती है। तो ये हम कहाँ करेंगे, ये हम कटिंग में करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट और लॉस सब कुछ डिसाइड होता है हमारे कटिंग में। तो जब कटिंग होती है तो प्रॉपर उसमें देखा जाता है ज़्यादा वेस्टेज ना हो। देन उसके बाद क्या होता है, इसकी सप्लाई।
आप कटिंग इस तरीके से करें, क्योंकि कटिंग होने के बाद कहाँ जाएगा, स्टिचिंग प्रोडक्शन में जाएगा ये। तो आप कटिंग इस तरीके से करेंगे ताकि जो आपका इसके बाद जब इसकी सप्लाई हो, जब ये प्रोडक्शन में जाए, तो ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कटिंग आपकी बहुत स्लो हो रही है, वहाँ पे आपके प्रोडक्शन में टेलर वगैरह फ्री बैठे हैं, तो वो भी तो एक कॉस्ट जाएगी हाई। तो कॉमर्शियली इसको ये भी देखना होता है आपकी सप्लाई प्रॉपर हो, आपका कटिंग होता रहे, बनता रहे, होता रहे, बनता रहे। ठीक है, ये होता है एक फैब्रिक कटिंग की ऑब्जेक्टिव्स, ये हो गए। उसके बाद बारी आती है कि इसकी लेयरिंग, इसकी कटिंग होती कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। एक जैसे प्रॉपर टेबल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जिससे टेलर कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रॉपर टेबल होती है उनकी, छोटी छोटी टेबल होती है जैसे एक नॉर्मल टेलर, तो वो सिंगल अपने कपड़े को इस तरीके से फैला देते हैं। ठीक है, फैलाने के बाद क्या करते हैं कि जस्ट अपने वो मार्किंग करते हैं, उनका कोई पैटर्न वगैरह तैयार नहीं होता है, वो जस्ट मार्किंग वगैरह कर लेते हैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गई सिंगल की। लेकिन जब आप एक गारमेंट इंडस्ट्री में 100, 200, 500, 1000 पीसेस की जब कटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो ऑर्डर है वो 3 साइजों में है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, इनके पैटर्न तैयार किए जाते हैं, इनके जो बेस होते हैं ना, पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसको हम वहाँ पे कपड़े की लेयर के ऊपर लगा करके उसकी क्या होते हैं, मार्किंग करके फिर कटिंग होती है। तो उसके साइजेस के जितने भी साइज में ऑर्डर होगा उनकी साइज, पहले तो एक बेस साइज होता है, जैसे मान लीजिए किसी बायर के होते हैं स्मॉल साइज बेस साइज होता है, किसी के मीडियम बेस साइज होते हैं, या किसी के नंबर आते हैं 8, 10, 12, 14, इस तरीके से लोगों के अपने। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जैसे जो आपके पैटर्न बनते हैं, ठीक है, पैटर्न बनने के बाद आपका एक कटिंग का पूरा टेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने शर्ट बनना है आपका, ठीक है, तो शर्ट के कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, किस तरीके का आप स्टाइल है उस हिसाब से उसकी लेयरिंग होती है। तो जैसे शर्ट बन रहा है तो शर्ट के कई सारे पार्ट होते हैं, तो प्रॉपर उनकी एक लेयर लगती है कपड़े की, कितनी जितनी भी होती है कपड़े की लेयर, मोटी चद्दर टाइप की हो जाती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4, इस तरीके से उसकी प्रॉपर लेयरिंग लगती है। ठीक है, लेयर लगने के बाद जो भी आपका पैटर्न होता है, पैटर्न उसके ऊपर प्रॉपर सेट कर दिया जाता है, जिससे आपका जो मार्जिन है, कपड़ा वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, उनके प्रॉपर हिसाब से लेंथ, विड्थ, जो भी उनके विड्थ होते हैं उसके हिसाब से कपड़े की जो विड्थ होती है, वैसे अगर वुवन फैब्रिक की देखी जाए तो 2 विड्थ आती है, एक तो 42 इंच की आती है और एक 64 इंच की आती है। ठीक है, तो 2 इनकी विड्थ, 2 विड्थ में यूजुअली मेनली कपड़े आते हैं वुवन के, जितना हमने किया है। तो उनकी विड्थ के हिसाब से टेबल के ऊपर कपड़ा सेट कर दिया जाता है। जो उनके पैटर्न होते हैं गारमेंट का, जो भी आपका जैसे शर्ट बन रहा है तो शर्ट का जो पैटर्न होता है वो जो आपके कपड़े का विड्थ है कि आपका 42 इंच का कपड़ा है या आपका 64 इंच का कपड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका पैटर्न का जो होता है ग्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर पैटर्न को उस टेबल के ऊपर प्रॉपर अच्छे से सेट कर दिया जाता है, जिससे उसका और जो मार्किंग होती है मैनुअली भी होती है, कंप्यूटराइज भी होती है। लेकिन मैनुअली जब करते हैं उसको प्रॉपर उस हिसाब से सेट कर दिया जाए, देन उसको मार्किंग किया जाता है, फिर कटिंग की मशीन से उसको कट किया जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं यही कि जो हमने ऑर्डर जब हमने कंफर्म किया था, जो कपड़े की एक कंजम्पशन निकाला था, एक एवरेज निकाला था कि हमारा जो सैंपल है, ये जो गारमेंट है इतने मीटर में बनेगा, वो कोशिश करते हैं उसको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कम करें, जिससे हमारा प्रॉफिट हो, हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। और कम करेंगे तो हमारा ओवरहेड, जो हमारा फैब्रिक का चार्ज है, जो कंपनी का जो कमर्शियली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और ये करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अभी कभी कभार क्या होता है कि हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो वहाँ पर टेंशन वाली बात आ जाती है। क्या कंजम्पशन बढ़ गया तो अब तो हमारा फैब्रिक कम पड़ेगा, तो फैब्रिक आप कहाँ से अरेंज करो, क्योंकि आपका दोबारा से आपको कपड़ा ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन के हिसाब से ऑलरेडी आपने फैब्रिक आपने अपने यहाँ इन हाउस करा लिया ऑर्डर दे करके। उसके बाद अगर आपका गलती से भी अपने एवरेज ज़्यादा ले लिया, आ गया उस पर ऑर्डर, जब आप कंफर्म कर रहे थे तो आप गलती से आपसे मिस्टेक हो गया, आपने एवरेज ज़्यादा कम ले लिया, तो यहाँ पे फिर डिफ़िकल्टीज हो जाती है। इसलिए कोशिश किया जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल फिक्स जाए और जो एवरेज है भागे ना, इस हिसाब से सेट किया जाता है। तो जो पैटर्न के वहाँ जो कटिंग के मास्टर होते हैं, जो पैटर्न मास्टर होते हैं, जो उसका पूरा एक पैटर्न तैयार करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट तैयार करते हैं। वो लोग सब लोग मिलके इसको सेट करते हैं, तो जा कर के एक प्रॉपर सेट होता है। देन उसको मार्किंग करके फिर उसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, तो एक बार में कई सारी लेयर लगा के 100, 50, 200 जिस हिसाब से टेबल होता है उसके हिसाब से
कटिंग की जाती है, उसके बाद फिर हो जाता है आगे प्रोडक्शन में। तो इस हिसाब से आपका कपड़ा की कटिंग होती है, प्रोसीजर होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप इस इंडस्ट्री में, गारमेंट की इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, वो भी अगर फैब्रिक डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बेझिझक इसमें जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डे बाय डे बाकी चीज़ों का ऑफ सीजन हो जाता है, लेकिन जो कपड़े का कारोबार होता है वो कभी ऑफ सीजन नहीं आने वाला, क्योंकि लोग कपड़ों में, फैशन में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप एक फैब्रिक डिपार्टमेंट में, एक गारमेंट की इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो बेशक खुशी खुशी जाओ आप। और इसमें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपका इसमें काम, इसमें वर्कलोड काफ़ी होता है। और इसमें आपको फैब्रिक डिपार्टमेंट अगर आप एक बार घुस गए तो आपको एक दो तरीके के नॉलेज नहीं, आपको सारी नॉलेज होने वाली, डीपली भी नॉलेज होने वाली। क्योंकि आप फैब्रिक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप कपड़े की प्रिंटिंग कैसे होती है, आप मिल वगैरह में जाएंगे जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है, कपड़े की डाइंग कैसे होती है। और कपड़े का एक गारमेंट इंडस्ट्री में मेन काम क्या होता है, फैब्रिक। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट क्या है, फैब्रिक। फैब्रिक से ही तो सब कुछ होगा। तो फैब्रिक डिपार्टमेंट सबसे मेन डिपार्टमेंट होता है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कपड़े का जो कारोबार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में भी। तो आपको मिल वगैरह में जाएंगे, उसके ग्रे फैब्रिक कैसे आता है, ग्रे आने के बाद उसकी डाइंग कैसे होती है, क्या उनकी क्वालिटी है, और इतनी वैरायटी होते हैं कपड़े की। आपको कौन सा कपड़ा कहाँ प्रिंट होना है, पॉलिएस्टर की प्रिंटिंग कैसे होती है, आपके कॉटन की प्रिंटिंग कैसे होती है, विस्कोस रेयॉन की कैसे होती है, ये सॉलिड कहाँ से प्रिंट होता है, डाई होता है, सब कुछ कैसे डाइंग होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आप सीखेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका स्कोप कितना ज़्यादा है। और अगर आप इस काम में अच्छा खासा कर लिए, आपने अच्छी खासी आपने नॉलेज गेन कर लिया, तो आपको कभी भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और फैब्रिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा स्कोप होता है, आपकी सैलरी वगैरह हाई, 1 लाख 2 लाख आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने सोचा है कि आप एक फैब्रिक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपने सबसे अच्छा सोचा है, और ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं एक गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कि जो भी जिस तरीके का वीडियो चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट करें। और मैं अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के हिसाब से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ, और जो रियल है, जो एक इंडस्ट्री के अंदर काम आपको आए, वो मैं आपको नॉलेज दे सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे आपके ही अगले वीडियो में जो आप लोग चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप लोग इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।